1786 में आया और 1791 में ये खत्म भी हो गया। बोलिए, छोटा है? अच्छा ठीक, ठीक है, करेक्ट है। आप दिख रहा है ना? तो दूसरा जो बैंक आया वो है जनरल बैंक ऑफ इंडिया। इसका समय रहा 1786 से 1791, भारत में आया, लेकिन यह भी लिक्विडेट हो गया। कब? 1791 में। बैंक का बेसिक स्टार्टिंग भारत में बैंकिंग सिस्टम यही से हो रहा है। पीटी के बड़ा अहम प्रश्न है और हमेशा पूछता है, इसलिए इस फैक्ट को भूलना नहीं है कभी भी। उसके बाद हो क्या रहा है बाद में कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक आ रहा है। 3 प्रेसिडेंसी बैंक आ रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक। तो प्रेसिडेंसी बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी स्थापना प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। प्रेसिडेंसी जो इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंसीज का आपको याद आएगा। ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, इसके अलावा प्रेसिडेंसी क्षेत्र भी थे। तो प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट के द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित की गई। पहला प्रेसिडेंसी बैंक था, उसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक था बैंक ऑफ बॉम्बे और तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक था बैंक ऑफ मद्रास। ये पहला बड़ा प्रयास शासन के द्वारा प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना के द्वारा बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में। बॉम्बे 1806 में, सॉरी, कलकत्ता 1806, बॉम्बे 1840, मद्रास 1843। 3 बैंक आए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला प्रेसिडेंसी बैंक बैंक ऑफ कलकत्ता था 1806 में, दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक बैंक ऑफ बॉम्बे था 1840 में, तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक बैंक ऑफ मद्रास था 1843 में। और एक घटना जुड़ती है कि जो बैंक ऑफ कलकत्ता बना 1806 में, उसका नामकरण बदल गया बाद में। बैंक ऑफ कलकत्ता के जगह पर यह हो गया बाद में बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल हो गया 1809 में। तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक हैं, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। पूछता है पहला प्रेसिडेंसी कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, कब, ये पूछा जाता है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है, तथ्यात्मक। उसके बाद क्या हुआ कि मामला ऐसे ही चलता रहा और उसके बाद भारत में इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, IBI, यानी इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसको ऐसे ही हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी लिखें, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे लिखना है इसको, क्योंकि इसका हिंदी होता नहीं है। ये 27 जनवरी 1921 इसका मतलब है इसके पहले प्रेसिडेंसी बैंक चल रहे हैं तीनों, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और आप आ गए 1921 में। और ये इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना? तो ये तीनों बैंकों को जोड़ दिया गया, यानी बैंक ऑफ बंगाल हो गया, बैंक ऑफ बंगाल प्लस बैंक ऑफ बॉम्बे प्लस बैंक ऑफ मद्रास। ये बंगाल हो गया, ये बॉम्बे हो गया और ये मद्रास, तीनों को जोड़कर बन गया इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। और 1921 में ये बना। यही कह रहा है, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया बन रहा है 27 जनवरी 1921 को। कैसे बना भाई? तो बैंक ऑफ कलकत्ता, बेसिकली इसको बैंक ऑफ बंगाल कहिए आप, बैंक ऑफ बंगाल प्लस बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मिला दिया आपने। क्लियर हुआ? और उसके बाद की घटना है कि 1921 में IBI, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, अस्तित्व में आया और 1955 तक यह काम किया। संविधान लागू होने, स्वतंत्रता होने के बाद भी
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया देश में इसका नाम रहा अप टू 1955। उसके बाद आईबीआई का नाम बदल दिया गया और यह आईबीआई हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। इसी का नाम बदलकर हो गया एसबीआई और यह काम हो रहा है 1955 में। ये 1921 और 1955 इस बीच में यह आईबीआई है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अस्तित्व आ रहा है। इंपीरियल बैंक ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूर्ववर्ती बैंक है। दैट इज द प्रीडिसर्स ऑफ एसबीआई। क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 1 जुलाई 1955 को यह नामकरण हुआ। 1 जुलाई 1955। सारा डेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फैक्ट लाने की कोशिश किया हूं। तो टोटल फैक्ट नोट कर लेना है, कभी भी पूछेगा। एक जगह है, ये सब रिसर्च किया हुआ फैक्ट है, आपके लिए जरूरी पड़ेगा। इसलिए 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है, फाउंडेशन डे ऑफ एसबीआई। हमेशा 1 जुलाई को मनाता है स्टेट बैंक, क्योंकि 1 जुलाई 55 से यह नामकरण अस्तित्व में आया, यानी एसबीआई अस्तित्व में आया। और पूछता है ऐसा क्यों किया गया, तो उसके लिए एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था एरिक्स कमेटी, AIRCS। ये कमेटी बनी थी। इसी कमेटी के सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पर जो है, रिकमेंडेशन ऑफ एरिक्स कमेटी जो है, IBI का नामकरण हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फाउंडेशन डे मनाया जाने लगा 1 जुलाई से। क्लियर है? एनी डाउट इन दिस स्लाइड? सबको क्लियर है एकदम? ठीक, आ रहा है ना ठीक से? तो इसका मतलब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हो गया नहीं, क्योंकि स्टेट बैंक पर पूछता है क्वेश्चन, इसीलिए लाया गया। अब हम आ गए स्टेट बैंक से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बात अब कर ले, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछता है। भारत का सबसे लीडिंग बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप देखें तो एसबीआई ने क्या किया। अब एसबीआई के लेटेस्ट में हम आ जाएंगे। इसके बहुत से अनुषंगी बैंक थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। अनुषंगी बैंक, अनुषंगी बैंक किसके? एसबीआई के। एसबीआई के अनुषंगी बैंक, अनुषंगी बैंक को कहते हैं सब्सिडियरी, सब्सिडियरीज बोलिए, सब्सिडियरीज। माने उनका नेतृत्व एसबीआई का ही चलता था। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ये एसबीआई का सब्सिडियरी बैंक। ये मर्ज हो गया 2017 में, एसबीआई में अस्तित्व अपना खो दिया। पहले सब्सिडियरी अलग बैंक था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। अब सीधे सीधे मैं अंतिम लेटेस्ट बात पर कर रहा हूं। ये बैंक कब बना, क्या बना, अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा। ये बैंक मर्ज हो गया एसबीआई में। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ये 2017 में मर्ज हो गया स्टेट बैंक में, इसका अस्तित्व खत्म। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ये भी एसबीआई में मर्ज हो गया 2010 में। ठीक है, ये 2010 में मर्ज हो गया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ये मर्ज हो गया 2017 में, ये भी खत्म, ये भी खत्म। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में मर्ज हो गया। किसमें? सब एसबीआई में मिल रहा है, एसबीआई में मिल रहा है। जैसे मैंने बताया, ध्यान दीजिए, पहला मर्जिंग एसबीआई में कब होता है ये पूछ रहा है। पहला मर्जिंग स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र ये 2008 में मर्जर हो रहा है, 2008 में। दूसरा मर्जर हो रहा है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 2010 में, सेकेंड मर्जर है। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ये मर्ज कर जा रहा है, ये हो रहा है 2010 में। इसके बाद 2017 में मर्जर हो रहा है, 17 में हो रहा है स्टेट बैंक ऑफ
बीकानेर एंड जयपुर। एक हो गया 17 में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद भी मर्ज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर भी 17 में ही मर्ज हो रहा है। और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला SBP ये भी 17 में मर्ज हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर ये भी 17 बैंक में मर्ज हो रहा है, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सब मर्ज हो रहा है, मिल जा रहा है। इसको बोलते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन, विलय। मर्जर को कहते हैं हिंदी में विलय और एक्विजिशन को कहते हैं अधिग्रहण। और वर्तमान समय में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बैंकिंग सुधार के रूप में है, महत्वपूर्ण बैंकिंग सुधार यानी बैंकिंग रिफॉर्म के रूप में है मर्जर एंड एक्विजिशन। किस तरह से ये सारे बैंक SBI में मिल गए और SBI बड़ा बनता गया, राइट। तो ये सब हैं, कुल मिलाकर 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। जो पहला है वो है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, है ना। और दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 2008 से शुरुआत हुई और 17 में ये सब SBI के अनुषंगी बैंक हैं। मतलब ओवरऑल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही लीडरशिप चलता था, लेकिन उनका परिचालन ऑपरेशन स्वतंत्र था। मतलब दे हैड लिटिल देयर ऑन, रिपोर्ट केवल पर्पस से था। और स्टेट बैंक सपोर्ट भी करता था लोन वगैरह के मामले में, क्रेडिट वगैरह के मामले में। गॉट इट। तो ये 7 बैंकों की कहानी, और ये 7 बैंक अतीत के हिस्से बन गए क्योंकि आज के डेट में नहीं है। अब आप देख रहे हैं बैंकिंग रिफॉर्म्स एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस पर मेंस का लगातार क्वेश्चन पूछा गया है और अभी मैं बता रहा हूं एक रिफॉर्म पर, और वह रिफॉर्म है मर्जर एंड एक्विजिशन यानी अधिग्रहण और विलय। विलय हो रहा है और दूसरा यानी ये पेरेंट बॉडी हो गया, ये हो गया पेरेंट बॉडी क्योंकि इसी में सब मिल रहा है। ये 7 बैंक खत्म हो गए, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा कहेंगे कि ये बैंक कैसे अस्तित्व में आए। तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ये जो बैंक है 2 नंबर का, देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 2017 SBI में मिल गया, आज के डेट में नहीं है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद कैसे बना? तो संसद के एक्ट से बना था 1956। हैदराबाद के लिए एक लॉ आया था भारत के संसद में, उस लॉ का नाम है, एक्ट का नाम है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एक्ट 1956। और 1956 का जो समय याद कीजिए, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स दैट टुक प्लेस। तो ये हुआ था और उसके 3 वर्ष बाद पार्लियामेंट में एक और एक्ट आया और उस एक्ट का नाम था SBI सब्सिडियरीज बैंक एक्ट 1959, SBI अनुषंगी बैंक अधिनियम 1959। और ये एक्ट के माध्यम से SBI के एसोसिएटेड बैंक बने। हैदराबाद तो एक सेपरेट लॉ के तहत बना, गॉट इट। बाकी कैसे बने 6? बाकी भी तो 6 इसके अनुषंगी बैंक थे, एसोसिएटेड बैंक थे। ये इस एक्ट के तहत बैंक अस्तित्व में आया। कौन से एक्ट के तहत? SBI सब्सिडियरीज बैंक 1959। इसके माध्यम से ये सारे बैंक एसोसिएटेड बैंक बने। किसके एसोसिएटेड बैंक? SBI का। कुल कितना बना? 6। और यहां से कितना बना? 1। 6 और 1 7 बनने की ये कहानी है। 7 बैंक कैसे अस्तित्व में आए? हैदराबाद को छोड़कर बाकी सारी बैंक 1959 के एक्ट से बने और वे बैंक सब्सिडियरी थे। किसके? SBI के, या एसोसिएटेड बैंक कहा जाता उनको। समझ में आ रही है बात? ये अस्तित्व है। ऑल 7 वर्कड एज एसोसिएटेड बैंक ऑफ SBI टिल देयर मर्जर विद द SBI।
जब तक इन सातों बैंकों का एसबीआई में विलय ना हो गया तब तक वे स्वतंत्र रूप में काम करते रहे और उनको एसबीआई का एसोसिएटेड बैंक यानी अनुषंगी बैंक, संबद्ध बैंक कहा गया। और ठीक है, और इसमें नो एसोसिएटेड बैंक ऑफ एसबीआई एज ऑन डेट। और आज के डेट में पूछेंगे कि भाई आज का एसोसिएटेड बैंक कौन है, अनुषंगी बैंक कौन है, तो कोई नहीं है। यानी ये सातों अपने आप में बड़े बड़े बैंक थे, सब मिल गया एसबीआई में। अब एसबीआई कितना बड़ा देश का बैंक बन गया। वो तो अलग बात है, क्या होने वाला है इस पर तो अभी कागज पर नहीं आया है, होने दीजिए, जब हो जाएगा आ जाएगा तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है 1 जुलाई 2017 को फर्स्ट एवर लार्ज लेवल बैंक कंसोलिडेशन इन इंडिया हुआ। ध्यान दीजिएगा, 17 में तो सारे मतलब आप कह सकते हैं कि एसबीआई अपने बैंकों को, संबद्ध बैंकों को अपने में मिला लिया। ये प्रक्रिया चलती रही 2008 से लेकर 17 तक। स्टेट बैंक का जितना भी था वो सब एसबीआई में मिलता गया अपने पेरेंट बैंक में। पेरेंट बैंक एसबीआई था। लेकिन इससे भी बड़ा मर्जर, इससे भी बड़ा विलय की घटना 1 जुलाई 2017 से हुई। फर्स्ट एवर लार्ज लेवल बैंक कंसोलिडेशन इन इंडिया यानी मर्जर और एक्विजिशन किसका हुआ 1 जुलाई 2017 को, जो मैं बताऊंगा। इसके अलावा ये भारतीय महिला बैंक ये भी एसबीआई में मिल गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ये भारतीय महिला जो बैंक था ये एसोसिएटेड बैंक नहीं था एसबीआई का, इट वाज नॉट एन एसोसिएटेड बैंक ऑफ एसबीआई, ये सेपरेट बैंक था। बट ये भी मिल गया 2017 में, किसमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके समक्ष। ये और आगे बताएंगे, अभी हम वेट कीजिए मर्जर एंड एक्विजिशन का। पूछता है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द एसबीआई जॉन मथाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला चेयरमैन कौन था, तो जॉन मथाई। 1955 में एसबीआई आया, 1956 तक ये रहे। क्वेश्चन पूछता है भारतीय स्टेट बैंक का पहला महिला चेयरमैन, तो अरुंधति भट्टाचार्य 13 से लेके 17 तक। स्टेट बैंक का सबसे बड़ा डिसीजन लेने वाली बॉडी कौन है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। इसमें कई लोग होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, निदेशक मंडल होता है बेसिकली, निदेशक मंडल। निदेशक मंडल। और एसबीआई लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया विथ 23% मार्केट शेयर इन एसेट्स। भारत का सबसे बड़ा बैंक जिसका मार्केट एसेट 23% है। मार्केट में शेयर कितना है, एसेट में 23%। लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया बन गया कब, जब मर्जर और एक्विजिशन हो गया तब। इसके साथ एक और बात है कि विश्व का 50वां सबसे बड़ा बैंक है, वन ऑफ द 50th लार्जेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड। 50 टॉप बैंकों में भी एक है, क्योंकि इसका स्थान 45वां है, वर्ल्ड में 45वां स्थान है। मतलब टॉप 50 बैंक में एक एसबीआई भी है, 45th रैंक पर है एसबीआई। ये पोजीशन घटता बढ़ता है एसेट के आधार पर, क्योंकि एसेट घट रहा है बढ़ रहा है हर साल, तो ये रैंकिंग हमेशा चेंज होता है। अब जब मर्जर हो गया है, ये सारे जब मर्जर हो गए, मर्जर एंड एक्विजिशन, जैसे मैंने बताया जितना भी 7+1 हो गया ना मर्जर, भारतीय महिला बैंक और 7 बैंकों का मर्जर हो गया। अब एसबीआई बन गया है, एसबीआई इज नाउ एसआईबी। अब एसबीआई कैसा बैंक बन गया है,
सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी में कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक क्या होता है। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक देश का एक सबसे बड़ा बैंक होता है, देश का सबसे रणनीतिक रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से सबसे बड़ा वह बैंक होता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। कोई जरूरी नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक ही सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक होगा। कोई आपसे पूछेगा कि बताइए सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक क्या है, तो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक वो होता है जो कि अगर डूब गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो पूरी इकोनॉमी ही ध्वस्त होने का खतरा होता है। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट ये बैंक है कि बड़ा चला भूचाल भी उसको हिला नहीं पाएगा। इतना बड़ा बैंक है कि छोटे मोटे झटके, सुनामी उसको असर नहीं डाल सकते, क्योंकि इतना बड़ा है। 10,000 15,000 करोड़ डॉलर ये सब होने पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो विशाल बैंक है। वो है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। इसका मतलब हुआ कि उसका कोलैप्स नहीं हो सकता, वो डूब नहीं सकता। और अगर ऐसी बात हो गई कि वो कोलैप्स हो गया, डूब गया, तो पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? पढ़िएगा गूगल में या कहीं पर भी बुक्स में दिया हुआ है कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक से आप क्या समझते हैं। चूंकि मेंस में आया हुआ प्रश्न है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, और भारत में आज के डेट में कौन कौन से सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। और अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, एसबीआई बन गया है। हर बैंक को नहीं दिया जा सकता ये दर्जा सरकार के द्वारा, क्योंकि उसका नेट वर्थ सबसे अधिक होता है। तो जैसे एक आईसीआईसीआई को भी दिया हुआ है, आईसीआई भी है, एचडीएफसी भी है। ये सब बैंक देश के अभी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, ध्यान दीजिएगा। तो पब्लिक सेक्टर का भी बैंक दिया जा सकता है और प्राइवेट सेक्टर का भी बैंक हो सकता है। तो पब्लिक सेक्टर में एसबीआई के बराबर अभी और कोई नहीं पहुंचा है। तो आप बात कर रहे हैं कि और मर्जर होने वाला है, तो ये सब सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बन जाएंगे। ग्लोबल बैंक बनने की बात है कि छोटा मोटा एक कौन कौन वो नाम सब है जो भाग गया, सब पैसा लेकर, ललित मोदी, नीरव, विजय माल्या, ये सब जो हुआ, तो वो सब असर ना होगा। 400 500 1000 करोड़ डॉलर ये सब ले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा खजाना है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं हो सकता। तो ये सब इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर हो गया सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक? नाउ आपसे क्वेश्चन पूछा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, आप लोग अवगत होंगे, 2 चरण में हुआ। एक 1969 में हुआ और एक 1980 में हुआ, 2 बार हुआ है ना। तो भारत का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो नेशनलाइज्ड बैंक है कि पब्लिक सेक्टर बैंक है कि गवर्नमेंट बैंक है कि क्या है? नेशनलाइज्ड बैंक है, राष्ट्रीयकरण बैंक। कब हुआ? 1969 में हुआ कि 1980 में हुआ स्टेट बैंक का नेशनलाइजेशन? 1969 में हुआ। बोलिए, साइलेंट क्यों है? 1969 में हुआ। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनलाइज्ड बैंक कौन है? एसबीआई होगा, यही सी। तो वही 55 में तो राष्ट्रीयकरण किसी बैंक का तो हुआ नहीं। पहला राष्ट्रीयकरण हो रहा है 1969 में। नहीं, शांत रहिए। पहला राष्ट्रीयकरण हो रहा है 1969, उसके पहले राष्ट्रीयकरण बैंकों का किसी का नहीं हुआ। आप सबको मैं बता दूं, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो इतिहास है हम लोग पढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शुरू से गवर्नमेंट बैंक था। राष्ट्रीयकरण मतलब सरकार के दायरे में लाना। तो जो ऑलरेडी सरकार के नेट में है, कंट्रोल में है, तो उसको फिर सरकार में कैसे लाएंगे?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले से ही पब्लिक सेक्टर बैंक था, पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक, अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। तो राष्ट्रीयकरण उसको ना करोगे जो गवर्नमेंट कंट्रोल में ना हो। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट कंट्रोल है तो उसका राष्ट्रीयकरण क्यों करोगे आप? तो 1955 में ही एसबीआई गवर्नमेंट कंट्रोल में था और यह एक पब्लिक सेक्टर बैंक था, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था। इसलिए एसबीआई को राष्ट्रीयकरण करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट कंट्रोल में था। तो एसबीआई वाज नेवर अ नेशनलाइज्ड बैंक। आप सब लोग एक सूर मिला के कह रहे हैं कि एसबीआई है राष्ट्रीयकरण बैंक, लिखा भी हूं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं बोर्ड पर। एसबीआई इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया as it is already a state owned financial institution। राज्य के द्वारा राज्य का स्वामित्व वाला वित्तीय संस्थान है एसबीआई। 55 से ही राज्य का स्वामित्व था। तो जब राज्य का स्वामित्व है तो राष्ट्रीयकरण क्यों? राष्ट्रीयकरण तो उसी का बैंक करना होगा जिस पर राज्य का स्वामित्व ना हो। समझने वाली बात है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मोर देन 57.6% शेयर होल्डिंग इन एसबीआई। एसबीआई में भारत सरकार का 57.6% हिस्सेदारी है। मोर देन 50% है तो इसका मतलब है मैनेजमेंट भारत सरकार के हाथ में है। ज्यादा था, कम किया है सरकार ने, थोड़ा सा इक्विटी सेल किया है नहीं। इसके अलावा एलआईसी का भी इसमें पैसा है और लोगों का भी है। तो एलआईसी भी तो सरकारी ही है, तो बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे लेकिन सरकार कंट्रोल अपने अंडर में रखा है और रखेगा भी, क्योंकि ये बन गया अब कैसा बैंक? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। ना कोई पूछता है तो जरूर बताइए। एसबीआई सब लोग कह, सर स्टेट बैंक तो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। अगर इतना निकल गया आपके युवा से तो भी समझेगा कि हाँ ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक जानना मैंने छोटा मोटा खबर नहीं है। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, इट्स ए बिग कॉन्सेप्ट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट शेयर होल्डिंग इन एनी बैंक। लेकिन अगर पूछता है एसबीआई में कितना है? 57.6%। कितना है? 57.6। लेकिन अगर प्रश्न पीटी में पूछता है कि किसी भी बैंक में, सरकारी बैंक में, नेशनलाइज्ड बैंक या पब्लिक सेक्टर में, किस बैंक में भारत सरकार की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है सबसे अधिक हिस्सेदारी किस बैंक में है भारत सरकार का, तो उत्तर मिलेगा पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड, उसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 98.25% है। सबसे अधिक हिस्सेदारी पंजाब एंड सिंध बैंक में है। हालांकि छोटा बैंक है, एसबीआई से तुलना तो है नहीं। पंजाब एंड सिंध बैंक थोड़ा छोटा बैंक है। तो ये आपको सारे फैक्ट बोर्ड पर देने की कोशिश है यहां पर, ठीक है। तो इतनी सी बात अभी हुई। नेशनलाइजेशन पर क्वेश्चन आता है ना, राष्ट्रीयकरण बैंकों का, इस पर आपको प्रश्न आएगा, आता है, आया हुआ है। तो बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? नहीं ना, ठीक। तो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 लेटर बिकेम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 provides legal framework for the regulation of banking system in India। क्वेश्चन आया हुआ है, भारत में जो भी बैंक है आज के डेट में, इसका जो संचालन होता है, ऑपरेशन होता है, वो किस नियम के तहत होता है? भारत में बैंकों का संचालन, विनियमन, रेगुलेशन किस नियम, किस एक्ट के तहत होता है? उस एक्ट का नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। पहले इसका नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। उसी साल इसको चेंज करके कर दिया गया 1949। यानी जो बैंक विनियामक अधिनियम 1949 है, वही बताता है कि भारत में बैंकिंग की जो प्रणाली है उसका परिचालन, ऑपरेशन कैसे किया जाना है। यही मास्टर लॉ है। जो लॉ भारत में बैंक खुलेगा कैसे, चलेगा कैसे,
और डिफॉल्ट होगा तो क्या कार्रवाई होगी, सारा गाइडलाइन A to Z जो एक्ट बता रहा है, दैट एक्ट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आज के डेट में यही है। और इसमें सुधार समय समय पर पार्लियामेंट अमेंडमेंट करती है। साधारण लॉ है, ऑर्डिनरी लॉ है, क्योंकि ये चीज संविधान में मेंशन नहीं है, संविधान में मेंशन नहीं है, तो ध्यान में यही देने की बात है। तो कौन सा एक्ट हुआ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब बैंक को कुछ भी होना होगा तो यही एक्ट के माध्यम से होगा। बैंक में किसी भी प्रकार का बदलाव आप करेंगे तो कैसे करेंगे, इसी एक्ट में बदलाव करके। और कौन बदलाव करेगा, पार्लियामेंट करेगा, क्योंकि पार्लियामेंट का लॉ है। क्या होता है, 1969 में बदलाव किया जा रहा है, तो कौन बदलाव करेगा, पार्लियामेंट, क्योंकि एक्ट से है। नियमों में बदलाव करेंगे तो एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा। तो सोशल कंट्रोल की बात हो रही है, यानी सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण का मतलब है बैंकों का उद्देश्य सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस, अधिक से अधिक लोगों तक बैंक की पहुंच और सरकार का कंट्रोल, पूरी कंट्रोल। इसके लिए 1969 में ये बात हुई और इसके तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। और जो डेट है वो है 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1969 के पहले किसी बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं है। और 6 बैंकों का द्वितीय चरण में हुआ 1980 में। कुल बैंक हो गए 20, 14 प्लस 6 20। और ध्यान रहे इस 20 बैंक में SBI शामिल, बिकॉज SBI डे 1 से 55 से ही स्टेट ऑन्ड बैंक था, यानी राज्य के स्वामित्व वाला बैंक था। और नेशनलाइजेशन के बाद ये कैसे बैंक बन गए, सब राज्य के स्वामित्व में आ गए, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल। इसका मतलब है सब में 50% से अधिक हिस्सेदारी भारत सरकार की हो गई होगी, तभी तो कंट्रोल होगा, मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ क्वेश्चन पूछता है कि बैंकों का नेशनलाइजेशन आपने क्यों किया, इस पर मेंस का क्वेश्चन है, रेफर कीजिएगा। आप लोग लाए नहीं हैं, उम्मीद करता हूं कि अगले क्लास में मनी एंड बैंकिंग और बैंक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सब आप लोग देंगे। आप लोग ला नहीं रहे हैं, फिर एक दिन क्लास सस्पेंड करना पड़ेगा, तब आप लोग फिर लाकर दीजिएगा। पहला, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स, कुछ हाथों में, कुछ ही हाथों में आर्थिक शक्ति का केंद्रित होना, यह गलत बात था। फिर समाजवाद का लक्ष्य कैसे पूरा होता, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, यानी जो व्यावसायिक बैंक थे, व्यावसायिक बैंक थे, उनका निजी स्वामित्व था और जरूरी था राज्य के स्वामित्व में लाना। उनका निजी स्वामित्व था, ये निजी स्वामित्व खत्म करके राज्य के स्वामित्व में लाने के लिए यह नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंक्स मेनली लोकेटेड इन अर्बन एरियाज, सारे बैंक थे ये शहर में थे, सारे बैंकों का जो लोकेशन था शहर में था। और कोई भी कृषि और ग्रामीण विकास के, ग्रामीण जो क्षेत्रों में इसके विकास पर ध्यान दे नहीं रहे थे। अरे वो थे ही शहर में, गांव को उन्होंने देखा क्या कि गांव की जरूरतें क्या है, तो ग्रामीण विकास कैसे होगा, रूरल डेवलपमेंट, और कृषि का विकास कैसे होगा, शहरों में जाके तो होगा नहीं। गांव में जाने के लिए तैयार नहीं थे। सेमी अर्बन एरिया में सब राजधानी कैपिटल में रहने वाले बैंक थे। तब कहा गया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करो, अपने हाथ में कंट्रोल आ जाएगा, हर जगह बैंक चारों तरफ चला जाएगा, गांव से लेकर सेमी अर्बन से लेकर सब जगह हो जाएगा, ये बात थी। पोस्ट नेशनलाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ बैंक्स इन रूरल एरियाज, और जैसे ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, सारे बैंक गांव में भी बनने लगे, स्थापित होने लगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया इसके पीछे बता रहा है। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इंक्रीज्ड, प्रायोरिटी सेक्टर किसको बोलते हैं, प्राथमिकता वाला क्षेत्र,
आप सब जानते होंगे प्राथमिकता वाला क्षेत्र कौन है? एग्रीकल्चर, कृषि हो गया। जैसे एमएसएमई आज आया, लेकिन चलिए उस समय लघु उद्योग कहिएगा, कुटीर उद्योग कहिएगा, उस समय तो वही था ना, कुटीर उद्योग था, लघु उद्योग था। कृषि हो गया, ग्रामीण विकास जैसे हो गया। इस समय क्या हुआ? लेंडिंग बढ़ गया। लेंडिंग मतलब ऋण, ऋण बढ़ा। पहले इनको ऋण देने के लिए बात ही नहीं थी, क्योंकि उद्देश्य ही था कॉमर्शियलाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग। बड़े बड़े लोगों को बैंक दिया जाता था, पैसा दिया जाता था। अब तो सरकार आ गया, तो सरकार का वेलफेयर माइंड काम करने लगा, तो बैंक का लेंडिंग इंक्रीज कर गया। 5 पॉइंट है जो आपको उत्तर देना चाहिए जब मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या फिलॉसफी थी बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के पीछे। क्योंकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से क्या हुआ? राज्य के स्वामित्व में आ गए वे सारे बैंक। दे केम अंडर द स्टेट ओनरशिप एंड देन स्टेट स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ सोशलिज्म। So socialism was the driving force, the philosophy that is enshrined in the directive principles of the state policy, India being a welfare state. So how to inculcate all those welfare measures into the fabric of banking system, that was actually adopted, and it was not possible until and unless the socialism and the nationalization was to be brought under the mainstream. So nationalization was very much required. That time it was done. 1969 second stage under the government of Indira Gandhi in Delhi. ये सब चीज हुआ। समझ में आया 2 राउंड का? क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है। उम्मीद है आप लोग लिखेंगे, निराश नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? इंग्लिश है तो बाधा तो नहीं है हिंदी मीडियम? कहीं पर बाधा है? बोलिए अभी भी। किसी को लग रहा है कि इंग्लिश में है तो दिक्कत हो रही है? एकदम फ्रैंकली बोलिए, ये नहीं है। कहीं पर भी रहे कि सर हिंदी बता दीजिए, आई विल बी हैप्पी टू ट्रांसलेट इट ऑन द स्पॉट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश बता रहा हूं, आप आगे बढ़ गए, हम तो वहां पहुंचे नहीं अभी। इन 1993 ध्यान दीजिएगा, भारत में कितने बैंक हो गए जी? 20। कैसे 20? 14 प्लस और एक था एसबीआई। कितना हुआ? 21। कहानी 21 से मैं शुरू करता हूं, 21 से कहानी शुरू करता हूं। अब देखिए, इन 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज कर गया पंजाब नेशनल बैंक में। 93 से घटना शुरू हो रही है। अभी एसबीआई छूता है। न्यू बैंक ऑफ इंडिया था 93 में, वो अपने आप को मिल गया किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में। बच गया बैंक 19, नेशनलाइज्ड बचा। आपको लिखना होगा 19 + 1। 1 कौन? उसको हम नेशनलाइज नहीं मान रहे। वो कैसा है? पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक है। वो नेशनलाइज को अलग मान के चल रहे हैं। 2019 में देना बैंक और विजया बैंक मर्ज कर गया बीओबी, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में। सब फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कब मर्ज किया? 19 में। 2 बैंक खत्म हो गए और कितना बच गया? 2020 में 6 और बैंक मर्ज गए 4 अलग अलग बैंकों में। 2020 में क्या हुआ? 6 बैंक 4 अलग अलग बैंकों में मर्ज कर गए, तो 6 का अस्तित्व पुनः खत्म हो गया। तो 17 - 6 कितना बच गया? 11। तो आज की तारीख में कुल कितना बैंक स्टेट ओनरशिप में हो गया? 11 + 1 यानी 12। तो 11 नेशनलाइज और 1 एसबीआई। ये है कुल 12 का अस्तित्व है। 11 नेशनलाइज और 12। पहले ये चैप्टर समझ जाइए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहां से होगा। प्रेजेंटली 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। सभी पब्लिक सेक्टर बैंक है। ऑल पब्लिक सेक्टर मतलब स्टेट ऑन्ड। पूछता है कोई कि पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब क्या है? अ बैंक दैट इज अंडर द स्टेट कंट्रोल, स्टेट ओनरशिप। राज्य के स्वामित्व में जो बैंक है वो कैसा है? पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक।
राज्य का स्वामित्व है। इसमें नेशनलाइज्ड वाला एक है और एक एसबीआई है। एसबीआई शुरू से ही स्टेट कंट्रोल में था, स्टेट ऑनरशिप में था और नेशनलाइजेशन के माध्यम से 20 बैंकों को कर दिया गया था 2 चरणों में, राइट। तो 11 बैंक आज के डेट में नेशनलाइज्ड और एक एसबीआई। कौन से 11 बैंक बचे हुए हैं आज के तारीख में, इन सबको बड़ा श्रेय जाता है। यह बहुत आगे का बोल रहे हैं। एआई दिया है क्या? एआई मैपिंग ही ना किया है अभी। एआई भी तरह तरह का अपना पिक्चर दे रहा है कि आगे क्या होगा। तो अभी गवर्नमेंट को उसको एक्सेप्ट करने दीजिए। लेट गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द रिपोर्ट। उसके बाद आप जो कह रहे हैं वो लास्ट में वही होना है। सारे नेशनलाइज्ड बैंक अंत में ऐसे हो जाएंगे, चंद 3-4 बैंक 5 बैंक का नाम होगा, ठीक है। तो अभी होने दीजिए। लेकिन आज का जो इतिहास है, वो आज का जो वर्तमान है वो 11 बैंकों का है प्लस एक एसबीआई। 11 बैंक में पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो जांच करता है वही ना, कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी, पंजाब एंड सिंध बैंक। सबसे अधिक स्वामित्व इसी में है 98.98% प्लस इंडियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 11 और एक एसबीआई 12। और इस मर्जर के बाद पंजाब नेशनल बैंक एसबीआई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है। कौन? पंजाब नेशनल बैंक सेकेंड। इसी पीएनबी से ना पैसा लेकर नीरव या कौन भागा था? पीएनबी से ना भागा था। और एसबीआई इतना बड़ा हो गया कि ऐसे 3-4 नीरव भी झटका देंगे तो वो गिरेगा नहीं। हालांकि अभी वो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक नहीं है। तो जेंटलमैन जो बार बार कह रहे हैं कि कमेटी रिपोर्ट दे दिया है और 3-4 ठो बचेगा, ये बात सही है। भारत का उद्देश्य है 3-4 सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बना देना। 3 या 4 बैंक देश में रहेगा। इतना बड़ा बैंक रहेगा, पूरे देश में एक साथ कार्य करेगा, ठीक है। तो पीएनबी इज द सेकेंड वन आफ्टर द एसबीआई। ये जान लीजिएगा। क्रिएशन ऑफ एसआईबी, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, 2 बैंक टू बी फेल्ड। समझ रहे हैं बात? इतना बड़ा बैंक जो फेल नहीं किया जा सकता। बिग बैंक का कॉन्सेप्ट है। सो मेंस में आया हुआ है। बड़ी बैंक की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? What do you mean by big bank concept? तो बिग बैंक का कॉन्सेप्ट कहां से फ्लो हो रहा है? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, जो वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड का ट्रेंड है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। क्योंकि छोटा बैंक आएगा तो एक लहर आएगा, सुनामी आएगा, उसको उड़ा कर ले जाएगा। बड़ा बैंक आएगा तो झटका को झेल रहेगा। हमें ऐसे बैंक 3-4 चाहिए जो झटकों को झेलने की समर्थ रखता हो। इसका मतलब है हम मान रहे हैं कि झटका आएगा। क्यों झटका आएगा? क्योंकि आपने इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया है। यू आर अंडर द ग्लोबलाइजेशन। झटका तो आएगा। एक दिन में पता चला 10,000 करोड़ शेयर बाजार में पैसा आ गया और अगले दिन पता चला मोदी साहब हार गए चुनाव, पूरा 10,000 करोड़ यहां से आउट हो जाएगा। एक परसेप्शन है। शाम शाम मुंबई किसी लायक नहीं, आईसीयू लायक सिचुएशन बन जाएगा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का। एक छोटी सी घटना पर असर हो जाता है बैंक का सिस्टम। एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर किस तरह से अडानी का किस तरह से क्या हो गया है, वो कुछ नहीं किया, एक रिपोर्ट दिया और अडानी को कहां से कहां ला के रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? बिग बैंक का कॉन्सेप्ट इसीलिए आ रहा है। आंसर लिखिएगा इस सब बात को, क्योंकि झटके आएंगे, क्योंकि इकोनॉमी आपकी ओपन है। 1991 के बाद आप अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटरमिंगल कर चुके हैं, इंटीग्रेट कर चुके हैं। इट्स ए ग्लोबल इकोनॉमी, इट्स ए वर्ल्ड इकोनॉमी। इसलिए बचाना जरूरी है कि बैंक बड़े बड़े हों, अदरवाइज बैंक कोलैप्स कर गया तो काम कैसे चलेगा? सरकार का तुरंत बंद हो जाएगा सारा काम, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का। पीटी में पूछा हुआ प्रश्न है।
तो ये जो टू बिग टू बी फेल्ड, इतना बड़ा जो फेल नहीं हो सकता, जो विफल नहीं हो सकता, ये कमेटी दिया था नरसिम्हन कमेटी ने 1991 में। बैंकिंग रिफॉर्म्स पर पहला बड़ा कमेटी बना सरकार के द्वारा नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी और कॉन्सेप्ट वहीं से आया, बाद में और भी कमेटी बना, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट वहीं से सारी बातें हो रही है। थ्री टायर हायरार्की फॉर बैंकिंग स्ट्रक्चर। नाउ सी आप जेंटलमैन, जो आप बात बोल रहे हैं उसी पर है। कोशिश हो रही है 3 तरह का बैंक देश में बनाने का। पूरे देश में 3 तरह का बैंक होगा। कौन सा 3 तरह का बैंक होगा? एक बैंक होगा, 4 लार्ज बैंक शुड बी डेवलप्ड एज इंटरनेशनल बैंक्स। 4 बैंक इंडिया में ऐसा बनाओ जो अंतरराष्ट्रीय लेवल का हो, इंटरनेशनल बैंक का है। जैसे एक एसबीआई तो हो गया है, पीएनबी को और अपना वर्थ बढ़ाना पड़ेगा तब होगा। अभी पीएनबी अंतरराष्ट्रीय के लेवल पर नहीं हुआ है। एक एसबीआई तो हो गया है 50 में। टॉप 50 में आपके 4 बैंक चाहिए, ऐसे समझो आप। हमें चाहिए विश्व के 50 सबसे बड़े बैंक में 4 बैंक। अभी बहुत बड़ा बात है नहीं, 8 बैंक ऐसे चाहिए, 8 से 10 एक रेंज है। ऐसे बैंक चाहिए जहां पर पूरे देश में हो, जो औद्योगिक और आधारभूत संरचना को गति पहुंचा सके। कैसे बैंक चाहिए? 8-10, वर्ल्ड स्तर का नहीं, जो देश में औद्योगिक और आधारभूत संरचना के विकास में मदद करे। और लार्ज नंबर ऑफ, पूरे देश में काफी ग्रामीण विकास बैंक जो है, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक पूरे देश में हो, लोकल बैंक हो, एग्रीकल्चर को, ग्रामीण विकास को, एमएसएमई को सपोर्ट करे। यानी 3 स्तर की बात हो रही है। 4 टॉप लेवल का वर्ल्ड का बैंक चाहिए। से वर्ल्ड के 50 बैंकों में हम 4 बैंक चाहिए हमको। ये हमारी कोशिश है। ये जो 11 बैंक को आप तोड़ोगे, अब मिला दोगे तो 4 बैंक आपका बन जाएगा। ठीक है, 4 बैंक वैसे बन जाएंगे। फिर 8 से 10 बैंक ऐसे चाहिए। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पब्लिक और प्राइवेट, ये वर्ड मैं नहीं बोल रहा हूं। तो आईसीआई है ना, एचडीएफसी भी प्राइवेट है, एचडीएफसी भी प्राइवेट बैंक है। तो 8 से 10 बैंक ऐसा रखो जो आधारभूत संरचना, उद्योग, एमएसएमई सबको बल प्रदान करे। और पूरे देश में गांव से लेकर अर्ध शहरी जो इलाका है, अब शहर जो है, महानगर है, मतलब महानगर छोड़ दो, शहर, अर्ध शहर, छोटा मोटा जो सेमी अर्बन एरिया है, सब जगह आरआरबी हो, रीजनल रूरल बैंक्स भरे हुए हो। ये पूरे देश में इसका विस्तार कर देना है। तो यही स्ट्रक्चर का सिफारिश नरसिम्हन कमेटी ने किया था। नरसिम्हन कमेटी का एक सिफारिश था कि 3 से 4 बैंक होने चाहिए विश्व स्तर के, 3 या 4। वही कॉन्सेप्ट है बिग बैंक का। बिग बैंक का कॉन्सेप्ट वहीं से फ्लो हो रहा है। हाँ, वो भी है बिल्कुल। तो मर्जर एंड अप्रूवल की बात आ रही है। मेंस में क्वेश्चन आएगा, 100 में 90 स्टूडेंट नहीं लिखेगा। मेंस में बैठने वाले 100 में 90 स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है आप लोग को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देगा, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा ना। मर्जर एंड एक्विजिशन की बात हो रही है, बिग बैंक की बात हो रही है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की बात कर रहे हैं। तो ये सीरियस बात कर रहे हैं। अब सवाल है कैसे ये होगा बड़ा बैंक का कॉन्सेप्ट। तो प्रस्ताव कहां से आना चाहिए? अगर इस बैंक में मिलना है नीचे से बैंक को, छोटा बैंक को, तो प्रस्ताव ये नहीं देगा जिसमें मिलना है, पेरेंट बैंक प्रस्ताव नहीं देगा। प्रस्ताव कहां से आना चाहिए? जिस बैंक को मिलना है, नहीं जिसके घर में गेस्ट जाना है तो वो नहीं बुलाएगा, गेस्ट को ही चलकर उसके पास जाना होगा। कैसे चलकर जाएगा? तो यही बात है यहां पर। प्रपोजल शुड कम फ्रॉम द बोर्ड ऑफ कंसर्न बैंक्स, यानी जो बैंक मिलना चाहता है अपने से बड़े बैंक में,
प्रस्ताव वहीं से आएगा उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, क्योंकि सभी बैंकों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। वहां से एक प्रस्ताव पास होगा और तब प्रस्ताव जाएगा उस बैंक में, और सरकार चूंकि और सभी ये बड़े बैंक हैं, मतलब नेशनलाइज्ड बैंक हैं, तो सरकार का अप्रूवल होगा, कैबिनेट का अप्रूवल होता है। प्योरली ऑन कॉमर्शियल कंसिडरेशन, व्यवसायिक हित के आधार पर, ये नहीं कि ये हमारे भाई का बैंक है, उसका वो बैंक है तो मिला दो, भाई भाई बहन सब एक साथ रहेंगे, ऐसा नहीं। प्योरली ऑन कॉमर्शियल कंसिडरेशन, यानी व्यवसायिक हित, ये देखना है कि हर बैंकों का कहीं कहीं स्पेशलाइजेशन भी हो रहा है, तो स्पेशलाइजेशन सब बैंक एक साथ हो जाएं। अब बैंक तो सब काम कर रहा है, बैंकिंग एक्टिविटीज भी कर रहा है, नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज भी कर रहा है, तो किसमें किसकी ज्यादा हिस्सेदारी हो रही है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का रोल होगा मर्जर एंड एक्विजिशन में। क्यों? क्योंकि बिना भारत सरकार का ठप्पा लगे अप्रूवल के ये मर्जर और एक्विजिशन नहीं होगा, विलय और अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, कैबिनेट का अप्रूवल होता है। और भारत सरकार के अप्रूवल के पहले आरबीआई का अप्रूवल है। क्यों? क्योंकि आरबीआई के शेड्यूल में, अनुसूची में वो सब बैंकों का नाम लिखा है ना, सबका नाम, सभी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। शेड्यूल्ड बैंक्स आर दोज बैंक्स विच आर रिटेन इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल। शेड्यूल्ड बैंक्स कौन है? आरबीआई के कौन से शेड्यूल में है सारे बैंक्स? सेकंड शेड्यूल में बैंकों का नाम लिखा है, तो जो बैंक अस्तित्व में खत्म हो जाएंगे उनका शेड्यूल से नाम हटता जाएगा, तो ये चीज है। और अपॉइंटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स थ्रू बीबीबी, टॉप मैनेजमेंट जो है बैंकों में कौन बनेगा? जैसे चेयरमैन होता है बैंकों में, मैनेजिंग डायरेक्टर एसबीआई में भी है और चेयरमैन है, किसमें? एसबीआई में, तो कौन बनाएगा? इसके लिए एक बैंकिंग ब्यूरो बोर्ड बना दिया है, बैंक ब्यूरो बोर्ड। बैंक ब्यूरो बोर्ड हर बैंकों में चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर अब यही नियुक्त कर रहा है, बैंक ब्यूरो बोर्ड। इस पर पीटी में क्वेश्चन आया हुआ है, बैंक ब्यूरो बोर्ड का क्या काम है? तो एचआर का काम रह गया, यानी बैंक का जो टॉप लीडरशिप है वो लीडरशिप की नियुक्ति कौन करेगा? बीबीबी, बैंक ब्यूरो बोर्ड। और हाल ही में अब इसका जो रोल आ गया है बीआईसी के पास आ गया है, इसमें सभी के लोग हैं, इसमें सारे लोग आ गए हैं। आरबीआई का तो रहेगा ही, चूंकि दैट इज द मास्टर बैंक, और उसमें फाइनेंस के भी लोग रहते हैं और कंसर्न बैंक का भी लोग रहता है, सब लोग रहता है। तो बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी अब तो कंपनी बन गई है, और यही कंपनी नियुक्त करती है बैंक के टॉप लीडरशिप को। पूछा हुआ प्रश्न यहां से आता है हमेशा, किसी भी फैक्ट को इग्नोर नहीं करना है। समझ में आई बात कि ना? हाँ या ना? हाँ आई तो अच्छी बात है। ये एक चेयर थोड़ा सा देख लीजिए पहले। एक अप्रैल 2020 को हुआ, जो आगे के सीट पर मैं बता दिया, 2020 में ओबीसी फिर मिल गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों मिल गया पीएनबी में। किसमें कौन मिला ये नहीं बताए थे, अब तक नहीं ना बताए थे। अब मैं रिपीट मैं कर रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं ये वाला स्लाइड आपके सामने डिस्कस किया था, किए थे कि नहीं, कि ये सब मिल गया आपस में, 11 रह गया, लेकिन कौन मिला, किससे मिला, ये मैं नहीं बताया। इस पर भी पीटी के प्रश्न है, कौन सा बैंक किसमें मिल गया। मर्जर किसका हुआ? एक्विजिशन। मर्जर मास्टर बैंक हो गया, यानी पेरेंट बैंक हो गया, एक्विजिशन वो कर लिया, वो मैं यहां पर बता रहा हूं। ये देखिए, मेगा एमालगेशन, एमालगेशन मतलब मर्जर होता है, मिलन, वो हुआ 6 पब्लिक सेक्टर बैंक का हो गया 4 में, 1 अप्रैल 20 को। कितना का हुआ? 6 को, और 6 का नीचे लिस्ट है। पहला ओबीसी और यूबीआई,
ये मिल गए पीएनबी में। ओबीसी किस में मिला? और यूबीआई भी पीएनबी में मिल गया। सिंडिकेट बैंक किस में मिला? आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक मिल गया यूनियन बैंक में, और इलाहाबाद बैंक मिल गया इंडियन बैंक में। याद रखना है कौन बैंक किसमें मिला। ये मेगा एमालगेशन 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 2000 और सक्सेसफुली हुआ। कोई विरोध नहीं हुआ कहीं पर, कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं। बैंकिंग एम्प्लॉई बड़े होते हैं। हुआ है, बहुत प्रोटेस्ट हुआ है, तो वो प्रोटेस्ट कहीं नहीं। सब अब तो आप एसबीआई में जो मिल गया उसको, तो एसबीआई के कानून, इंसेंटिव, बेनिफिट सब एसबीआई का हो गया। अब काम करना पड़ेगा। ऑल इंडिया जाइए, दौड़िए। एक जगह लोग बैठा हुआ था, अब ऑल इंडिया लाइबिलिटी हो गई। अब दिल्ली में है, त्रिपुरा भेज देगा, करना ही है ऑल इंडिया लाइबिलिटी। अब बेनिफिट क्या हुआ, यहां से क्वेश्चन पूछता है, क्या फायदा है, क्यों किए आप? उत्तर दे सकते हैं। आखिर आपने बैंकों का विलय और अधिग्रहण, तो कमेटी का रिकमेंडेशन था, नरसिम्हन कमेटी का, कि ओवरऑल 3 तरह के बैंकिंग सिस्टम देश में होने चाहिए। 3-4 बड़े, 8-10 मीडियम लेवल का, और देश भर में आरआरबी, ग्रामीण रीजनल, रूरल रीजनल बैंक्स हो। क्रिएटिंग बैंक्स विच कुड compete विथ ग्लोबल बैंक्स इफेक्टिवली। हमें ऐसे बैंक बनाने हैं जो वैश्विक बैंकों का मुकाबला कर सके। अमेरिका में देखेंगे सिटी बैंक से लेकर इतने बड़े बड़े बैंक हैं। वैश्विक बैंकों का मुकाबला करने के लिए बड़े बैंक बनाना है, और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पहला रीजन तो यही है, वैश्विक बैंक बनाना। दूसरा, ग्रेटर स्केल एंड सिनर्जी थ्रू कंसोलिडेशन। इसका मतलब है कि अगर आप कई बैंकों को मिला देते हैं तो आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो जाएगा। कैसे भाई? एक बैंक जो लोन से ग्रस्त है, जिसका एनपीए बहुत ज्यादा है और कुछ दिन में वो डूबने के कगार पर है, उस बैंक को मिला दो दूसरे बैंक में, तो वो बैंक अच्छा कंडीशन में है, तो ओवरऑल वो बैंक ठीक दिखेगा सब मिल जाने के बाद। जैसे पीएनबी को जोर का झटका लगा जब लेकर वो भागा, पीएनबी को लगा ना। अब पीएनबी को आप कह रहे हो कि एसबीआई के बाद दूसरा बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है, बन गया ना, तो पीएनबी की इमेज कितनी ग्लैमरस लग रही है आज के डेट में, और उस समय लगा था कि पीएनबी गया, लग रहा था ना। तो ग्रेटर सिनर्जी की बात हो रही है। कंसोलिडेशन मतलब मिलन के बाद, यह जो कंसोलिडेशन हुआ, सब बैंक मिलकर एक साथ हो गए, उसके बाद आपस में कोऑर्डिनेशन ये हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है ये तो। और कॉस्ट बेनिफिट टू दिस बैंक्स, अब उसका भी काम करो, उसका भी काम करो, पैसा लेना पड़ता था, हर बैंक में ट्रांसैक्शन कॉस्ट होता है, अब तो आपका एक बैंक हो गया। बेनिफिट बहुत ज्यादा हुआ, पब्लिक के अलावा बैंक को भी बेनिफिट हुआ, ट्रांसैक्शन कॉस्ट कटा कई मामलों में। एक ही जगह 4 रन का बैंक है। यह है लार्जर लैंडिंग एंड ग्रेटर फाइनेंशियल कैपेसिटी। मानते हैं कि नहीं? अगर एसबीआई इतना बड़ा बैंक बन गया, इस बैंक से इतना बड़ा हो गया, तो लोन देने की क्षमता घटी कि बढ़ी? बढ़ी ना। लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गया, यानी आप अधिक से अधिक पैसा दे सकते हो। जो पैसा लेना चाहता है तो यदि अधिक पैसा सेल करोगे, वही तो सेलिंग है बैंक का, तभी ना अधिक इंटरेस्ट आएगा, तभी बैंक में बढ़ेगा आगे। तो लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई और ग्रेटर फाइनेंशियल कैपेसिटी आ गई, यानी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलने लगा आपको, क्योंकि अब लोन ज़्यादा आप दे सकते हो, पहले उतना पैसा नहीं था। एडॉप्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेज, एसबीआई में बहुत बढ़िया नियम चलता है। अब पता चला स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में उतना बढ़िया नियम नहीं है, इंप्लाई का प्रमोशन नहीं होता है, सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है, कोर बैंकिंग नहीं है। अब आप सब मिल गए एसबीआई में, नहीं, अब एसबीआई अपना नियम सब जगह लागू कर दिया, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस का फायदा मिलने वाले सभी बैंकों को हो गया कि नहीं हो गया? यह चीज देना होगा। इफेक्टिव गवर्नेंस रिफॉर्म, सभी बैंकों में प्रशासन में सुधार किया गया, खासकर ऐसे इधर उधर कोई ये नहीं कि बन जाएगा। नियम ला दिया कि अब एक कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी भारत सरकार का,
वही बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी वही मैनेजिंग डायरेक्टर और जो आपका चेयरमैन वगैरह होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वही नियुक्त करेगा जो बड़े बड़े फैसले लेती है। ये नहीं कि किसी को आके कर दो, कैसे भी को होगा। नहीं तो इसको आप आईसीआई बैंक की जो चेयरमैन थी, क्या नाम था, चंद्रा कोचर, तो क्या स्थिति हुआ आप देखिए किस तरह से हुआ, मामला चला ना कि सारा मामला तो अब क्लियर कट है। तो मर्जर एंड एक्विजिशन का जबरदस्त फायदा है, सॉलिड क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। बैंक मर्जर और एक्विजिशन यानी विलय और अधिग्रहण आज की तारीख में सबसे बड़ा रिफॉर्म है। मर्जर एंड एक्विजिशन से क्या फायदे हैं और यह किस हद तक सफल रहा है, हाल के उदाहरणों से स्पष्ट करें। कर सकते हैं कि नहीं? क्या पहले तो मैं डिस्कस कर लिया कि नहीं इस विषय को, बेनिफिट क्या है मर्जर एंड एक्विजिशन का। ये बेनिफिट है 5 पॉइंट में, इसको हिंदी में लिख लेना है। सभी पॉइंट मैंने बता दिया, कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया हो अभी बताइए। एडॉप्टेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस है क्या कि संचालन में, परिचालन में बैंक किस तरह से काम कर रहा है। इसमें कई लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है, कई लोग नहीं कर रहा है। टेक्नोलॉजी भी अलग अलग लेवल की है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब है कि विश्व में या भारत में कोई बढ़िया यूज कर रहा है, कोई प्रैक्टिस कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। जैसे सिंगल विंडो सिस्टम हुआ, सब 5 विंडो है तो 5 में ही लेगा सिंगल विंडो सिस्टम, कहीं पर भी कर सकते हैं। या क्लियरेंस आपकी जो बात है, क्लियरेंस, कितना समय में पैसा आपका क्लियर हो जाता है। चेक आपने डाला, ड्राफ्ट डाला, कितने समय में हो जाएगा। या कोर बैंकिंग का हुआ, ये अगर कहीं बेस्ट बढ़िया ढंग से चल रहा है सारा बैंक, तो वो नियम आपके वहां पर भी आ गए। जिस बैंकों को आपने मिलाया उसको भी फायदा हो गया। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब है सर्वश्रेष्ठ नियम, सर्वश्रेष्ठ व्यवहार अगर कहीं बैंक में चल रहा है और कोई बैंक में नहीं चल रहा है, तो जहां नहीं चल रहा है वहां पर आना गया। जैसे न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हो गया पीएनबी में 93 में, तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया साधारण बैंक था, मीडियोकर बैंक था, वो मर्जर हो गया पीएनबी में। अब पीएनबी के सारे नियम न्यू बैंक पर लागू हो गया। यानी जो बेस्ट बातें थी, अच्छी बातें थी पीएनबी में, वो तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया में भी मिल गया, क्योंकि अब सब पीएनबी हो गया। और कोई इसमें डाउट अगर है बोलिए। मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? टॉप मैनेजमेंट। एक तो बैंक में सिलेक्शन कैसे होता है, बैंक का आप देखते होंगे, बैंकिंग बोर्ड हमेशा करता है ना, आईबीपीएस ना होता है, बैंक में सिलेक्शन होता है, कंपटीशन के थ्रू होता है। तो वो तो एक लेवल के लोगों को लेता है बैंक, नहीं, और बैंक पीओ होता है, ये 2 लेवल पर है। बैंकिंग क्लर्क के लिए आईबीपीएस हो गया और फिर वो पीओ भी हो गया, उसमें सब होता है। अब दूसरी बात समझिए, टॉप मैनेजमेंट का कैसा नियुक्ति होगा, मतलब जो निर्णय लेने वाली है कौन कौन हो सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर होता है, वो लोग कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन से आएगा? जो निदेशक मंडल है, जो निर्णय लेगा बैंक के बारे में, कहां पर कितना पैसा लगाना है, क्या करना है, विलय कर देना है, ग्लोबल बैंकिंग कैसे बने, बढ़िया नियम कैसे लागू करें, ये डिसीजन कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हेड कौन होगा? चेयरमैन। और एक और उसमें होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक। अब ये कौन आदमी बनेगा? अगर बैंक स्वयं डिसाइड करेगा तो कोई ना कोई उसमें फेवरेटिज्म हो जाएगा, पक्षपात हो जाएगा। एक अलग बॉडी बना दी गई। इंडिया के सभी बैंकों के लिए एक बॉडी है, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी। पहले बीबीबी था, अब क्या हो गया? बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी। वही डिसाइड कर रहा है, वो एक निष्पक्ष बॉडी है। उसमें आरबीआई के भी लोग हैं, भारत सरकार के भी लोग हैं और बैंकिंग एक्सपर्ट हैं, और उस सब से सीवी लेकर तब अंत में डिसाइड करना है कि कौन सा चेयरमैन होगा, कौन सा मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। फेयर हो रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है और इसका फायदा मिल रहा है। तो वही कह रहा है यहां पर, इफेक्टिव गवर्नेंस रिफॉर्म्स। इसके अलावा बैंक में सुधार किया जा रहा है। अब देखिए 5 दिन के बाद 2 सैटरडे को छुट्टी हो रहा है, तो इसका भी बेनिफिट बहुत ज्यादा है, क्योंकि लगातार आप 5 में 5 दिन काम कर रहे थे, 2 दिन सुधार किया, तो इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिफॉर्म्स है, क्योंकि बैंक एम्प्लॉय को रेस्ट भी चाहिए। और
रिफॉर्म्स कैसे किया जाएगा, जिसे एनपीए की समस्या है तो एनपीए पर भी तमाम ध्यान दिया गया कि एनपीए की समस्या कैसे कम से कम करें। ये क्लियर हुआ यहां तक? और बोलिए कुछ डाउट है तो। यहां तक सब क्लियर है? टाइम क्या हुआ? तो आज मैंने पढ़ाया क्या, पहले ये बताइए। आज मैंने यहां से बैंक का एक इतिहास बताया और इस इतिहास को मैंने जोड़ दिया एसबीआई के स्थापना से। एसबीआई के बारे में बताया मैंने, और तीसरी बात मैंने बताया कि एसबीआई के डिटेल्स। फिर मैंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संपूर्ण इतिहास को बताया। मैंने ये भी बताया राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, क्यों रीजंस क्या था राष्ट्रीयकरण करने का। तो उस समय अलग अलग राष्ट्रीयकरण हो रहा था, तो 14 बैंक बन गए। उस समय की आवश्यकता अलग थी। और अब आप एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक ऐसे वर्ल्ड में जहां लगातार भूकंप आ रहा है, मतलब झटके आ रहे हैं। कैसे झटके? इकोनॉमिक जोल्ट आ रहे हैं। ऐसे बैंक चाहिए जो छोटे मोटे हवा में ना उड़े। कैसे बैंक चाहिए? टू बिग टू बी फेल्ड। तो अब बिग बैंक का कॉन्सेप्ट आ गया। सीधे सीधे क्वेश्चन यूपीएससी में दिया हुआ है। अगर जीएस यूपीएससी में देखें आप तो क्वेश्चन आया हुआ है और आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिग बैंक की संकल्पना से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग बैंकिंग? क्या आपको लगता है कि बिग बैंक आर्थिक खतरों से देश को बचा सकते हैं? इसके लाभ पर चर्चा करें हाल के उदाहरण से, यूपीएससी में दिया हुआ है। निगेटिव इंपैक्ट को ही तो दूर करने के लिए कहा गया है। इसके फायदे हैं ज्यादा। निगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ? 3 स्ट्रक्चर अगर आप कर रहे हैं तो वर्ल्ड के 50 बैंकों में आपकी हिस्सेदारी हो। कुछ बैंक जो हर देश आप बैंक क्यों रख रहे हैं? आम पब्लिक के लिए क्या यूज है? एक छोटे लेवल का जो है वो अपना पैसा एक्सेस जमा करे और जब जरूरत हो निकाल दे। यही ना है, ट्रांसैक्शन कर रहा है। आपके पास मान लो कि 10,000 रुपया हो गया, आप जमा करना चाहते हो, जरूरत के समय निकाल लोगे। बैंकिंग का मतलब यही हो रहा है। दूसरी बात, एक आपको बैंक इसलिए भी चाहिए जो उद्योग को गति दे सके, एमएसएमई को फंडिंग दे सके, चूंकि हर लोग अपना स्टार्टअप करके सेल्फ आत्मनिर्भर हो सके। और तीसरा, ऐसा बैंक चाहिए जो देश के इकोनॉमी को इंजन दे, आर्थिक विकास का ग्रोथ ऑफ इंजन बने। ऐसे बैंक चाहिए, बड़े बैंक। छोटे मोटे झटके नहीं, क्योंकि झटके आएंगे जब इकोनॉमी ओपन है, जब खुली हुई है तो कब क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं। एक विश्वास हिला, शेयर बाजार खाली, सब पैसा लेकर भाग जाएगा। अब पैसा तो बैंक में ही जमा होता है, तब क्या कीजिएगा? रोने लगेगा, ना सैलरी मिलेगा ना कुछ होगा। सो यू नीड बिग बैंक्स। तो 3 से 4 बड़ा बैंक बनाने की कोशिश में हम हैं। उसको कहते हैं बिग बैंक्स, तो विशालकाय बैंक्स, महाकाय बैंक्स, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स नाम दिया गया है SIB। और 8 से 10 चाहिए जो पूरा इंडस्ट्री को, MSME को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, रूरल डेवलपमेंट को, हाउसिंग को बल दे। यही कॉन्सेप्ट है। अब लॉस कह रहे हैं तो लॉस तब ना होता कि आप तो बड़ा बैंक बना रहे छोटे बैंक को, तो छोटा बैंक का एम्प्लॉय तो हटा नहीं रहे हैं हम। एम्प्लॉय हटा रहे हैं क्या? नहीं। आपको फायदा क्या मिल रहा है? सबसे बड़ी फायदा है तो वर्ल्ड का जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ला रहे हैं। अरे अब छोटा बैंक थे, आप उतना खर्च करके बाहर का सॉफ्टवेयर नहीं ला सकते थे। आप अब सॉफ्टवेयर ला सकते हैं क्योंकि अब आपका बड़ा हो गया है, मॉडर्नाइज हो गया है, बेस्ट प्रैक्टिसेस ला रहे हो आप, सिनर्जी हो गया। अब ज्यादा पैसा आप सेल कर सकते हो, ऋण दे सकते हो, तो ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। ज्यादा इंटरेस्ट मतलब आपका नेटवर्थ बढ़ रहा है कि नहीं? और आपकी पूछ बढ़ी है। पहले छोटे बैंक थे, अब आप इतना बड़ा खजाना आपको मिल गया, आपका मनी बैंक बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। और ये सब छोटा मोटा करने के लिए तो पेमेंट बैंक हैं। चर्चा करेंगे पेमेंट बैंक। हम सब की जरूरत करने के लिए पेमेंट बैंक का आप है, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे एयरटेल बैंक हो, गूगल पे हो। अब बैंक कौन जाता है? अब वो बैंक है क्या कि लाइन में खड़े हैं भाई बैंक में, लाइन ही नहीं आ रहा है, काउंटर पर बहुत लंबा चौड़ा भीड़ है। अब बैंक में जाना मतलब बैंक का अपमान है। बैंक जाने का मतलब हुआ बैंक नहीं जाना है, क्योंकि बैंक हमारे पॉकेट में है, बैंक हमारे मोबाइल में है। क्योंकि अब खुश रहने का एक ही तरीका है, जैम।
जनधन, आधार और मोबाइल, तीनों को जोड़ दिया और पूरे देश में बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर दिया एक एक को। तो इन्विजन करना पड़ता है, थॉट करना पड़ता है, लीडरशिप सोचती है। ये सब कब हुआ? हाल में हुआ है, 17 के बाद हुआ है। तो क्या न्यू गवर्नमेंट ने किया है, इसका विश्लेषण करना है। न्यू गवर्नमेंट ने क्या किया है, कितना बड़ा बैंकिंग रिफॉर्म्स है, ये वर्ल्ड के अनुसार हम चल रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर। और इतने झटके सबको लग गए, हमारी इकोनॉमी हिली नहीं है। हमारे इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं स्ट्रांग हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे सर्विस सेक्टर हो। हम लीडिंग है सर्विस सेक्टर में, चाइना से बेहतर हैं हम। एक्सपोर्ट बढ़ाना है, $2 ट्रिलियन ले जाना है, 2 ट्रिलियन 2030 तक $2 ट्रिलियन। अब अगर ऐसा हुआ तो ट्रेड भी बढ़ेगा। तो ये कदम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का विषय है और अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो अब हो सकता है इस डेटा में बदलाव हो जाए तो, लेकिन नेशनलाइजेशन में भी क्वेश्चन पूछेगा। जैसे प्लानिंग कमीशन तो नहीं है लेकिन पूछेगा ना, उसी प्रकार आपको तैयार रहना चाहिए। मर्जर एंड एक्विजिशन के कौन बैंक किसमें मिला है पीटी के लिए, और फायदे बता दीजिए। तो 5 फायदा अपने कॉपी में लिखिए। यकीन मानिए एक नंबर अगर कटा तो फिर जो कहिए, आरटीआई में कॉपी मांग लीजिए अपना। और किताब में लिख, आपके पास बुक्स हैं, अब आप किताब पढ़िए ना। जो मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही, बाकी चीज समझ में नहीं आएगा, नो टेंशन, हमको फिनिश तो करने दीजिए। जिस सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ मैं कर रहा हूं, आपको फैक्ट दे रहा हूं और थीमेटिक अप्रोच लेके चल रहा हूं। अब आपको नहीं मिलने वाला है उतना फैक्ट सब जगह, और यहाँ एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। और इंग्लिश में भले बोर्ड पर हो लेकिन फ्लो ज़्यादा हिंदी का है। इंग्लिश में रहता तो मेरे लिए बहुत बढ़िया रहता, नहीं, लेकिन मैं दोनों को मैनेज कर रहा हूँ। कोई ये नहीं कर सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन। क्या नहीं समझे? कौन? इंग्लिश था। लेकिन ये नहीं है, आप कहिएगा तो मैं हिंदी भी कह दूंगा। आज के डेट में कौन चेक करता है? हमारे पास तो केवल मार्कशीट है, उसमें मीडियम नहीं लिखा है, पता नहीं चलेगा। अब मैं उर्दू में लिखा था कि 8वीं अनुसूची के किसी भी भाषा में लिख सकते हैं ना। 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, ठीक है। जो मार्कशीट यूपीएससी देता है अब तो ऑनलाइन देता है, पहले तो हार्ड कॉपी में देता था मोहर मारकर। उसमें किस भाषा में आप लिखे हैं वो नहीं है। कॉल लेटर में मीडियम रहता है, कॉल लेटर हमारे पास है, उसमें दिया हुआ है माध्यम। हिंदी इंग्लिश में आता है, उसी में है, मार्कशीट से पता नहीं चलता है। लेकिन आप ये न समझिए हिंदी इंग्लिश ये उन लोगों की है जिनकी तैयारी नहीं है। अगर ख्वाब ऊंचे हैं ना, अगर आप ख्वाब चांद तारों को छूने का रखे हैं तो अपने आप को उस रूप में ढालो। मेरा कहने का मतलब ये है, डिजर्व बिफोर यू डिजायर। इच्छा करने के पहले डिजर्व, मतलब आप अपने आप को डिजर्विंग बनाइए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अस्तित्व के लिए संघर्ष है। समाज में अभी तो अस्तित्व है नहीं, आइडेंटिटी नहीं ना मिली है, अभी पहचान बनी क्या? वो पहचान, सभी मानव हैं, यही पहचान है। अभी एक स्टूडेंट है, आपका इमेज तभी ब्लूम करेगा, ग्रो करेगा जब आप एक रिजल्ट बनाकर दोगे। यूपीएससी कहता है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में दोनों में रिजल्ट आएगा। अगर हिंदी मीडियम में बढ़िया राइटिंग में टू द पॉइंट आप लिखेंगे, और इंग्लिश मीडियम भले ही शेक्सपियर वर्नाकुलर कुछ भी लिख दे, अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं लिखा हो तो नहीं होगा। अब इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा फायदा ये होता है कि बुक्स अच्छे हैं, लेकिन अब तो हिंदी मीडियम में भी वही किताब ट्रांसलेट होकर आ रहा है। रमेश सिंह अगर हिंदी में है तो इंग्लिश में भी है, लक्ष्मीकांत हिंदी में है तो इंग्लिश में भी है। हिंदी में करंट अफेयर्स के एक से एक मैगजीन हिंदी में भी आ रहे हैं। अब सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का आप हिंदी में पूछिएगा कि क्या होगा। अब मुझे नहीं पता इसका क्या होगा। रणनीतिक बैंक, स्ट्रेटेजिक बैंक उसका हुआ, लेकिन रणनीतिक बैंक उसके नजदीक है, हिंदी नहीं है उसका। रणनीतिक बैंक का कॉन्सेप्ट दूसरा हो जाएगा, माने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है लेकिन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, यही नाम दिया है। और जो रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट भी इंग्लिश में है। रिपोर्ट देने वाला भी नहीं सोचा कि हिंदी में भाई यूपीएससी के विद्यार्थियों के लिए लिख दे, ब्रैकेट में नहीं लिखा, गलती किया।
ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है अपने आप को पहले उस लेवल पर ले आइए। अगर ले आते हैं दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 से 2 साल की मेहनत आपको वह इमेज दिलाने वाली है जो इमेज आपको एक बार मिल गया, उसके बाद मेरा बात मानो या ना मानो, फिर रंजीत सर या कोई भी हो, कोई नहीं है, आपका तो हिसाब किताब टॉप लेवल का हो जाएगा, ये तो तय है। लेकिन उसके लिए आप अपने आप को पहले करो। तो आज मैं गया था सेंट माइकल का एक ओरिएंटेशन था 12th क्लास का, तो एज ए पेरेंट आई ऑल्सो वेंट देयर। उन लोगों ने वहां पर बताया कि किस तरह से मतलब बच्चे जो है मैथ में फेल हो गए हैं, 48 बच्चे फेल हो गए हैं सेंट माइकल में। वो बच्चे सेंट माइकल के ही हैं और वहीं के बच्चे हैं जो मैथ में 100 में 100 लाए हैं 11th में, ठीक है, 100 में 100 लाए हैं। अब हम अपने लड़के को वहीं पर पढ़ा रहे हैं, तो वो मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री का दीवाना था, लेकिन हम कहें कि यूपीएससी में जाओ, बैकग्राउंड तो घर का वही है ना, संस्कार ही ना देंगे, हम कहाँ से दूसरा संस्कार लाएंगे। तो हम यूपीएससी का बोले तो उसको बोले कि छोड़ दो मैथ और ये फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रति प्रेम, लेकिन तैयार नहीं हुआ। तो फिर जब ज़्यादा इंसिस्ट हुआ तो वो लिया है पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इंग्लिश तो रहता ही है, कर लो, लेकिन एक मेरा विषय रहेगा, तो वो अपना विषय लिया है मैथ। तो सेंट माइकल कहा कि हम आर्ट्स के साथ मैथ नहीं देंगे, वो कहा कि आर्ट्स के साथ हम मैथ अलाउ नहीं करते हैं, हम कॉमर्स में देंगे और साइंस में देंगे, मैथ नहीं है, क्योंकि सोशियोलॉजी के बदले वो मैथ ले रहा था, तो सोशियोलॉजी का क्या फायदा जीएस में, तो ले लो मैथ, क्योंकि साउंड रीजनिंग रहेगा और माइंड लॉजिकल रहेगा और स्टैटिस्टिक्स पूछता है, इसलिए मैथ जरूरी है यूपीएससी करना है तो, क्रैक करना है तो। अब वो कहा कि हम कोई क्लास नहीं देंगे, 11th में कोई क्लास नहीं दिया, कोई क्लास नहीं, बिना क्लास का क्या पढ़ा रहा है वो भी पता नहीं, लेकिन उसको टेस्ट देना है, टेस्ट दिया है। ही सिक्योर्ड 72 मार्क्स आउट ऑफ 80 इन मैथ अपने दम पर। नो सिंगल क्लास, स्कूल में कोई क्लास नहीं दिया। तो अनलिस आप किलिंग स्ट्रिक्ट हो कि अब तो चक्रव्यूह में हम जा ही चुके हैं, अब तो चक्रव्यूह से निकलना है, अगर किलिंग स्ट्रिक्ट ना हो, आई हैव टू डू इट बाय हुक और क्रूक, जब वो जज्बा नहीं होगा नहीं कर सकते हैं। तो जज्बा ही मैथ में मतलब उस सब में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दिस एग्जाम्पल अप्लाइज टू यू ऑल्सो। तो चाहे मैं तैयारी किया अपने समय काल में या आप लोगों का अभी जो समय काल है वो समय काल क्या है, और हम इसी कमिटमेंट के साथ आप हैं। आज ऑफिस खुला हुआ है, आज अम्बेडकर जयंती है, हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे, बट ऑफिस इज ओपन, बट स्टिल आई एम बिफोर यू। क्यों? क्योंकि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है और यह जो इंथुजियास्टिक है कि सरकार आज इंपॉर्टेंट क्लास है, पढ़ना है। आपको एक बार टेस्ट मिल गया, जिनको एक बार टेस्ट मिल जाता है वो छोड़ता नहीं है, और जिनको टेस्ट में ही समस्या आ गया तो उनका धुलमुल वाले हैं, दे आर नॉट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। आपको कैसा बनना है? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, एक ऐसा स्टूडेंट कि छोटा मोटा लहर आएगा मार्केट में बाहर जाकर कि वो इधर उधर करके घुमा दिया, छोड़ो यार आईटी में करो, अभी घर का जरूरत है, कहीं जॉब करके एक अपना खोल के अपना कर लेते हैं। कई यहाँ के स्टूडेंट्स अपना जहाँ तहाँ बोरिंग रोड में ऑफिस खोल के काम कर रहे हैं, आई नो देम पर्सनली, कर रहे हैं, पैसा आने लगेगा, लाइफ में ग्लैमर नहीं आ पाएगा, आपकी पहचान नहीं बन पाएगी। जो पहचान एक जॉब मिल जाएगी तब उसकी होगी, और पैसा तो कमाना ही है। अंतिम उद्देश्य तो यह है ही कि आप जा रहे हैं तो केवल सोशल सर्विस थोड़े होगा, उसके साथ तो बेनिफिट सब जो मिलना है तो होगा ही, लेकिन ज़रूरी है कि अभी बहाव में बहे नहीं। बहाव मार्केट में बहुत ज़्यादा है, आपके फ्रेंड सर्किल में ही एक से एक बहाकर आपको कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा, है कि नहीं? मार्केट में हमारे टाइम में भी था, हमारे टाइम में भी था बहाव। मुखर्जी नगर के उन गलियों में भी बहाव मैंने देखे, जब मेंस में दे रहा था तो भी लोग जहाँ तहाँ कैसे बह रहा था। अरे अभी संन्यास धारण करने का वक्त है, एकदम बिल्कुल, अभी कोई भटकाव का कोई स्कोप नहीं है, सब कुछ त्याग दीजिए इस सोशल मीडिया और ये जो ग्लैमर की दुनिया में, और एकदम संन्यास धारण का मतलब है बिल्कुल टेक्स्ट बुक के साथ करके वो कर लीजिए 1 साल का, फिर द वर्ल्ड इज योर्स, ये दुनिया आप ही के लिए है। ये ज़रूरी है कि इस बातों को समझा जाए, अदरवाइज वन डे यू विल बी एट नोवेयर। खतरे की ओर वार्निंग भी है, इशारा भी है, ये ज़रूरी है इन चीज़ों को, लेकिन अच्छी मेहनत होगी तो कहीं रुकेगा नहीं, एक से एक स्कोप आएगा लाइफ में।
अगर बढ़िया तैयारी कर लेंगे तो झांसा के लिए नहीं, पेरेंट्स को खुश करने लगे, बेटा बेटी तो जाके पटना में बढ़िया ढंग से हमारा तैयारी कर रहा है, दिल्ली में कर रहा है, और यहाँ पर वो चीज हो नहीं रहा है। फिर वो पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उनको जो झटका लगता है वो बहुत बड़ा झटका लगता है। इसलिए अपने पेरेंट्स को, बिकॉज दे विल बी द बेस्ट पीपुल टू हुम यू कैन गिफ्ट दिस अचीवमेंट, ये अचीवमेंट आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो जरूरी है कि कंसर्टेड एफर्ट्स, और छोटे मोटे लाइफ में थोड़ा सा तो आते रहेगा, कभी फीवर होगा, कभी कुछ होगा, और परेशान होते रहेंगे, लेकिन ये कारवा चलते रहना चाहिए। इस क्लास के माध्यम से जो मैं ले रहा हूँ, मैं आपको वह लेवल दे रहा हूँ जिस लेवल के बाद क्वेश्चन छूटना तो दूर, मेंस का भी एक प्लेटफॉर्म में तैयारी करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हमारे साथ चलिए, तो संकल्प तो लीजिए कि हम कर लेंगे। आगे के भी क्लास होंगे और भी विषय के क्लास होंगे, उतना कर लीजिए। बीपीएससी तो प्रणाम करके बुलाएगा आपको, बट लेवल तो यूपीएससी का है। आपको भी लग रहा होगा कि लेवल सर क्या दे रहे हैं, जब किताब में नहीं है तो क्या चीज़ है, लेकिन ये सब चीज़ चल रहा है। इसीलिए निराश नहीं होना है, न रहो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। क्यों? क्योंकि गोल एक ही है। क्या गोल है? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट स्टूडेंट बनना है। अभी जाकर पूछिएगा सर आज एक नया कॉन्सेप्ट बताए हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स का, और वो क्या है। थैंक यू वेरी मच।